नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया सवेरा और एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद ही खास अंक को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर। जी हां, 5 तारीख करीब आ रही है और चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक इस समय ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ जनता को लुभाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ खबरें होंगी महाकुंभ से भी जुड़ी हुई, क्योंकि इस समय महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। दिव्य भव्य और नव्य दिख रही है महाकुंभ। साथ ही साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। जानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पे क्यों भेजे हैं 1500 सैनिक। साथ ही खबरें होंगी खेल से जुड़ी हुई भी और कारोबार से जुड़ी हुई भी और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई भी। बताएंगे आपको मौसम का हाल, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी। शुरू करते हैं नया सवेरा सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभाएं। आप और कांग्रेस के नेता भी करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसे में 12 लोगों की मौत। दुर्घटना की रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे जांच। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में इंडिया फर्स्ट पर जोर। राजनीति भूल एक मंच पर आए सभी भारतीय राजनेता। महाराष्ट्र में भारी निवेश पर हुआ समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको सीमा पर 1500 और सैनिक भेजने के दिए आदेश। अमेरिका में अवैध प्रवेश पर लगेगी रोक। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में आज से हो रहे शुरू। 19 टीमों के 428 एथलीट ले रहे हिस्सा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे उद्घाटन। और नया सवेरा की टॉप हेडलाइंस के बाद आइए खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने इस समय चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली चुनाव में सभी दल इस समय धुआंधार प्रचारों में जुटे हुए हैं। पार्टियां अपने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रही हैं। बात अब चलिए भाजपा की कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं करेंगे और जनता से बीजेपी की तरफ से वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 जनसभा करेंगे। सबसे पहले वो नजफगढ़ में रैली करेंगे, उसके बाद शकूर बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की एक टीम भी बनाई है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 100 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सांसद और असम बीजेपी के प्रभारी हरीश द्विवेदी को इसका संयोजक बनाया गया है। आज से पूर्वी भारत के बीजेपी नेता दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। हालांकि बुधवार को होने वाली रैली राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से स्थगित हो गई थी। आज की रैली के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि राहुल गांधी रैली करेंगे या नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आपको बता दें कि अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। तो इस समय दिल्ली का विधानसभा चुनाव में चुनावी रंग में डूबा हुआ है इस समय दिल्ली, और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रण में उतर चुकी हैं। जहां भाजपा आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश करती दिख रही है।
पिछले 2 बार से खाता खोलने में असफल रही कांग्रेस इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने की जुगत में है, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अपने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से वो विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता अभियान चला रखा है। इलेक्शन कमीशन की मंशा भी थी और उन्होंने हमें निर्देश भी दिया कि एक ऐसा माहौल बनना चाहिए दिल्ली में जो वोटर उसको एक उत्सव की तरह मनाए और वोटर खुश होके आए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप आइए। तो उसके मद्देनज़र हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्टों ने जितने भी उपायुक्त डीसीपी हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं और अभी आगे भी उठाएंगे। दिल्ली पुलिस विभिन्न जिलों में सेल्फी पॉइंट, नुक्कड़ नाटक और पर्चे बांटकर मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है इसका पर्पज़ ही केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वोटिंग करें, अपने मताधिकार के अधिकार को समझें और इस जो दिल्ली विधानसभा 2025 का इलेक्शन है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। जो नए वोटर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें, इसके लिए हमने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए नुक्कड़ नाटक और जगह जगह पे हमने सेल्फी पॉइंट लगाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद है। आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए और लोकतंत्र के इस पर्व पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। वहीं इस अभियान का जनता पर काफी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से युवाओं की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जिलों में सेल्फी पॉइंट लगाए, जहां पर अपनी सेल्फी लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। वोट करूंगी पर वोट किसी को बताना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी इस बारी पहली बार वोट करने जाऊंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो ऑब्वियसली एज अ सिटीजन मेरा हक बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना और अच्छी सरकार का चुनाव करना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मतदाता काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होने हैं 5 तारीख को और दिल्ली पुलिस एसोसिएट कर रही है, उनके साथ भागीदारी निभा रही है, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। हर एक वोटर्स को बाहर लेकर के आना और वोट कास्ट कराना, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वोटर्स के कंधों पर है, युवा वोटर्स के कंधों पर है कि वो बाहर आएँ और वोट कास्ट करें। कैमरा राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली के सत्ता के संग्राम में इस बार कौन दिल्ली वालों का दिल जीतता है, ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस समय चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश राज और धीरज कुमार दोनों दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अब उस मुकाम पर आ पहुंची हैं जब तुरुप के इक्के को खोला जा रहा है। बीजेपी आज उन दिग्गज उन फायर ब्रांड लीडर्स को मैदान में उतारने वाली है जिन्होंने अपने ही राज्यों या इलाकों में तकदीर बदलने का काम किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में जब सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, जनता किस मूड में नजर आ रही है? देखिए भावना, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसके उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है और 10 दिन से ज़्यादा का वक्त जो है वो अब बच रहा है। और कहीं ना कहीं एरी चोटी का जोर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगा रही हैं और अपने तरकश से वो तमाम तीर निकालकर दुश्मन के किले को भेदना चाहती हैं ताकि दिल्ली विधानसभा पर कब्जा जमाया जा सके। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपने सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी जो पुराना जो उनका किला रहा है उसको वो पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं। चूँकि 10 साल शीला दीक्षित और 10 साल अरविंद केजरीवाल, लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली की सत्ता से
दूर है और ऐसे में दिल्ली दूर की जो कहावत है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी पलटना चाहती है, क्योंकि केंद्र की सत्ता पर बीजेपी है और दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी हर हाल में अपना वापसी करना चाहती है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो 2 जगह पर रैलियां कर रहे हैं और इसी के साथ जेपी नड्डा का जो चुनाव प्रचार का जो अभियान है दिल्ली के लिए, वो भी आज शुरू हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहले से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अब जेपी नड्डा के मैदान में कूद जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अभियान जो है वो और बढ़ेगा, सरगर्मियां और तेज होंगी। वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत तमाम जो उनके बड़े चेहरे हैं वो पहले से मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो अपनी खोई जमीन पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। और आपने देखा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के अभियान के बीच ही जनता को जागरूक करने के लिए, जो मुकेश शुक्ला की स्टोरी थी कि जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस के लोग भी सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े, इसके लिए कहीं ना कहीं मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल चुनाव प्रचार जो है पूरे शबाब पर है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने तर्कस से तीर निकालकर दुश्मन के किला को भेदने की कोशिशों में जुटे। बिल्कुल राजेश, तो दिल्ली के दंगल में इस समय बड़े नेता तो उतर ही रहे हैं, वहीं धीरज का रुख करेंगे। धीरज, बात करें घोषणाओं की और वोट बैंक के, इस बार दिल्ली पे के जनता पर जिस पर टारगेट किया जा रहा है सेक्टर्स पर, वो है झुग्गी वोटर्स, वो है पूर्वांचली वोटर्स और महिला वोटर्स। एक बड़ा वोट बैंक दिख रहे हैं और इसी के लिए स्टार प्रचारकों की टीम भी उसी तरीके से तैयार की गई है, उम्मीदवारों की टीम भी उसी तरीके से तैयार की गई है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस बार जो दिल्ली का मुकाबला है जरूर दिलचस्प है, खास करके जो कांग्रेस की एंट्री से और जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश हो रही है और सभी राजनीतिक दल, खास करके जो महिलाओं की बात आपने कही, सभी राजनीतिक दलों के जो केंद्र बिंदु में हैं वो महिलाएं हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो महिला सम्मान योजना के नाम पर 2100 रुपये देने की घोषणा हुई है, वहीं प्यारी दीदी योजना के जरिए कांग्रेस पार्टी ने भी 2500 रुपये देने की घोषणा की है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी महिला समृद्धि योजना के नाम पर 2500 रुपये हर महिलाओं को देने की घोषणा की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये देने की घोषणा की है। गैस सिलेंडर में राहत देने की बात की है। तो महिला केंद्रित इस बार के चुनाव में सभी राजनीतिक दल की ये कोशिश है कि आधी आबादी को कैसे टारगेट किया जाए, आधी आबादी के वोट को कैसे हासिल किया जाए। हालांकि जो अगर आप चुनाव आयोग के आंकड़े को देखेंगे तो महिलाओं की जो आबादी है, महिलाओं की जो आबादी है पुरुषों के मुकाबले दिल्ली में कम है, वोटर कम है, लेकिन जो हर चुनाव में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का जो वोट है वो बेहतर दिखता है और एक तरीके से पुरुषों के मुकाबले का जो वोट बैंक है महिलाओं का बन जाता है। तो इसलिए हर राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि महिलाओं को टारगेट किया जाए। बाकी अगर आप घोषणा पत्र की बात करेंगे तो इस बार दिल्ली के लिए जो तीनों राजनीतिक दल की अगर हम बात कर ले तो तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने पिटारे से भरपूर घोषणाओं की भरमार लगाई है। हालांकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो पार्ट 3 वो भी आना बाकी है, तो उसमें भी काफी जो घोषणाएं दिल्ली के चुनाव के लिए हो सकता है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से युवाओं को फोकस किया गया, युवाओं को एक तरीके से अपनी तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया, स्कॉलरशिप स्कीम का भी दाव लगाया। यहाँ मैं राजेश के पास भी आना चाहूंगी। राजेश, अगर कांग्रेस की रणनीति को देखा जाए तो कांग्रेस के आला कमान में देखें तो सिर्फ राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं दिल्ली की कमान संभालते हुए चुनाव प्रचारों में। अब कल भी राहुल गांधी को एक चुनावी रैली करनी थी लेकिन तबियत का हवाला देते हुए वो रैली में नहीं पहुंचे। आज मुस्तफाबाद में उनकी रैली प्रस्तावित है। मुस्तफाबाद इस बार दिल्ली की एक चर्चित सीट में से भी है। अब कांग्रेस के अंदर खाने से तो यही खबर आ रही है कि कांग्रेस के आला कमान तो दिल्ली में कूद ही नहीं रहे, चाहते ही नहीं वो कि जीत उनके सर बंधे इस बार।
देखिए, कांग्रेस के सामने कई तरह की दुविधाएं हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता में जमे हुए हैं, उन्होंने सत्ता कांग्रेस से ही छीनी थी। शीला दीक्षित का एक अपना व्यक्तित्व रहा है, अपना एक चेहरा रहा है, दिल्ली को सजाने संवारने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो शीला दीक्षित को पराजित कर वो सत्ता में आए और उसके बाद कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक भी रही। शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, आपने देखा कि 5 साल तक वो बिल्कुल दिल्ली के पिक्चर से आउट रहे, लेकिन अभी चुनाव के वक्त वो आए हैं, चुनाव मैदान में भी कूद गए हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो कांग्रेस का एक धड़ा हर हाल में चाहता है कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती दी जाए और अल्पसंख्यक जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण कभी कांग्रेस के लिए हुआ करता था, वो अल्पसंख्यक मतदाता आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गए हैं। लिहाजा कांग्रेस की ये कोशिश है कि उस जो वोटर हैं उसमें सेंध लगाई जाए अल्पसंख्यक मतदाताओं में। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब तक चुनाव मैदान में मुस्तैदी के साथ उतर नहीं रहे हैं, या फिर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस के जो और बड़े नेता हैं वो चुनाव मैदान में आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अल्पसंख्यक मतदाताओं के मन में ये भरोसा जब तक नहीं जगेगा कि कांग्रेस जो है बीजेपी को पराजित कर सकती है, तब तक वो आम आदमी पार्टी से किनारा कर कांग्रेस के साथ जाना जो है वो आसान नहीं दिखता है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व को एक बार पुनः स्थापित करने की चुनौतियां बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं और अगर वो हरियाणा की तरह अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग अगर लड़ती हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों दलों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस की जो आक्रामकता है वो जब तक नहीं सामने आएगी, बिल्कुल राजेश, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आक्रामकता जो है वो इस बार कहीं ना कहीं फीकी पड़ते हुए जरूर नजर आ रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये तेजी पकड़ती है या नहीं, और साथ ही साथ जब भाजपा अपने संकल्प पत्र के दोनों भाग निकाल चुकी है, अब इंतजार हो रहा है कि आप और कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र या फिर जनता को जिस तरीके से वो अगले 5 साल का खाका तैयार कर देने वाली है, वो भी जनता इंतजार करे। फिलहाल राजेश, धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में, बात करेंगे अब महाराष्ट्र में हुए रेल हादसे की। जी हां, महाराष्ट्र में जलगांव जिले के पचोरा तालुका में हुए रेल हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 10 वर्ष का एक बालक शामिल है। यह दुर्घटना उस समय हुई है जब ये यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस से टकरा गए। जलगांव के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दुर्घटना में 14 लोग घायल हुए हैं, हालांकि उनमें से किसी की हालत गंभीर नहीं है। इस दुर्घटना की रेलवे सुरक्षा आयुक्त जांच करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने और घायलों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री कोच में आग लगने की अफवाह के कारण चेन खींचने के बाद ट्रेन से उतर गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली है और सभी घायलों के समुचित इलाज हेतु निर्देश दिए हैं। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। हॉस्पिटल्स को हमने एक्टिवेट किया, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयूज, उसके साथ साथ मेडिसिन, ब्लड वगैरह। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर 3 गाड़ियों को भेजी गई, उसके साथ साथ बट उसका यूज़ नहीं हुआ। गैस कटर्स, लाइट्स, पुलिस की मदद से क्राउड का कंट्रोल, बिकॉज सडनली बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जमे, और ये सारी चीज़ों के लिए मतलब इमीडिएटली हमने वहाँ पर कोशिश की और सारे इंजर्ड जो थे उनको इमीडिएटली विभिन्न हॉस्पिटल्स में हमने भेजा और जो डिसीज्ड है उनका पोस्टमार्टम हो, इंक्वेस्ट हो और जो अदर लीगल प्रोसीजर्स हो वो सारे प्रक्रिया की जा रही है। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नव्य, दिव्य और भव्य महाकुंभ की, जो इस बार सनातन के लिए कई मायनों में खास है। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में स्थित पंडाल में आज धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें गौ सनातन हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा।
सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति होगी। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सनातन धर्म में पुरातन काल से ही धर्म संसद के आयोजन होते रहे हैं। कुंभ या महाकुंभ में धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म के लिए निर्णय लेते हैं और इसे पूरे देश में लागू कराया जाता है। तो महाकुंभ में इस बार धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा कई अन्य विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए हमारे साथ अश्विनी मिश्रा। सीधा अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। अश्विनी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ जहां नव्य, दिव्य, भव्य और डिजिटल रूप में तो दिख ही रही है, वहां धर्म संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। संसद की तर्ज पे ही धर्म संसद का आयोजन पुरातन काल से होता आ रहा है। कई आदेश इसमें जारी किए जाते हैं। अगर इस बार की बात की जाए तो सनातन बोर्ड पर सहमति एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। तो इस बार धर्म संसद में जो तमाम शंकराचार्य और पीठाधीश और अन्य जो संत महात्मा हैं इकट्ठा होंगे, वो क्या निर्णय लेंगे? भावना, मैं एक बार गंगा जी के दर्शन कराना चाहूँगा। कहा जाता है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, और ये दृश्य ही आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आस्था का महासागर आकर संगम में मिलता है। हमारे यहाँ कहा गया धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म जिसकी रक्षा कर, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। महाकुंभ के आयोजनों में कई बार धर्म संसदों का आयोजन किया गया, जिन्होंने ये पूरा का यहाँ पे सब कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती है, सरस्वती अदृश्य है, लेकिन जो वैचारिक मंथन होता है, विचार की जो यहाँ पर सरस्वती बहती है 45 दिनों तक कुंभ और महाकुंभ के दौरान, और वो जो वैचारिक मंथन होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को हजारों साल से दिशा देता है। हमारे ऋषि मनीषी, हमारे संत महात्मा हमेशा धर्म ध्वजा लिए हुए, और धर्म का अर्थ ये है कि मर्यादा के साथ साथ हमारे यहाँ धर्म और राजधर्म में कोई अंतर नहीं है। राजधर्म को पाठ पढ़ाता रहा है धर्म, और धर्म और राजधर्म का जो यहाँ पर जो संगम होता है वो दिशा देता है। कल यहाँ योगी कैबिनेट बैठक हुई थी, उस पर रिएक्शंस मैं लोगों के लेना चाहूँगा। कल पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा, दूसरी बार गंगा एक्सप्रेस वे पिछले बैठक में हुआ था, इस बार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस जोड़ते हुए यहाँ से एक क्या नई जीवन रेखा बन रही है? ये बिल्कुल, अब तक तो पूर्व पश्चिम सभी एक्सप्रेस वे थे, ये पहली बार समझिए उत्तर दक्षिण बन रहा है। और प्रयागराज हम लोग इसी भूमि पर पले बढ़े हैं, इस भूमि को धन्य कर दिया योगी ने। इस इतना सफल आयोजन, इतना अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय आयोजन, और उसके बाद ये उपहार एक प्रकार का जो प्रयागराज से होकर जा रहा है। यहाँ पर जाम लगता था नैनी ब्रिज पर, शास्त्री ब्रिज पर, 2 नए पुल गंगा और यमुना पर, प्रयागराज को उपहार। नहीं, कल हम लोग इलाहाबाद में घूमे रात भर प्रयाग में, और अब जो पुल बन रहा है वो एक नई जीवन रेखा रहेगी कि जाम की मुक्ति, व्यवस्था की संतुष्टि, ये मतलब इस इतने भव्य आयोजन में इतना व्यवस्थित तरीके से वो होना, और अगर पुल नया बनेगा तो अपने आप जो जीवन बदलेगा। एक आप ये बताएं कि प्रयागराज और चित्रकूट, वाराणसी, विंध्य क्षेत्र, इनको लेकर एक विकास इकाई के गठन की बात है, और किस तरीके से धर्म के साथ साथ अर्थ और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जाती है उसमें यूपी का अंशदान बढ़ेगा। ये बड़ी धर्मपरायण सरकार है और यहाँ विकास और विचार का भी महासमागम है। ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ सनातन का स्पंदन आप अनुभूति उसकी कर सकते हैं, और ये भारतवर्ष की 2 सांस्कृतिक महारेखाओं का महामिलन है, और यहाँ से विकास की भी एक धारा बहती है, और यहाँ सनातन धर्म के एकत्व के दर्शन होते हैं। तो विकास तो सरकार के एजेंडे में संदेह वरीता में रहा है और वो परिलक्षित भी होता है। एक्सप्रेस वे बनेंगे और सब चीज़ें बनेंगी, आप बताएं कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे बनने से एक आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार या फिर नए कामगारों को काम, किस तरीके से आर्थिक उन्नयन हो रहा है? आर्थिक उन्नयन यहाँ पे सभी वर्गों का बिना जात-वात के हर तरह से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ लोगों को रोजगार के एक नए अवसर प्राप्त होंगे, और मौके पर जो कुंभ चल रहा है यहाँ पर कई करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है, जिससे भारत की एक आर्थिक व्यवस्था अपने आप में एक गगनचुंबी इतिहास रचेगी।
आप धर्म संसद की बात कर रही थी भावना, ये चारों पुरुषार्थ के सिद्ध की धरती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्ध होने की धरती है और इस संकल्प से सिद्ध का प्रमाण है कि किस तरीके से हम अपने सनातन मूल्यों को साथ में लिए हुए हृदय में हृदयंगम करते हुए संत मनीषियों के दिशा निर्देशन में विश्व को वास्तव में एकता, समरसता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, ममत्व, समत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर से धर्म संसद से जो आज मंथन का विचार मंथन होगा वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश का भी काम करेगा अन्य लोगों के लिए। भावना तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है महाकुंभ के साथ साथ ये धर्म संसद भी। अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महाकुंभ से जुड़ी खबरें आप तक प्रस्तुत करेंगे। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारी संख्या बढ़ाई, पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला, 97% से अधिक स्कूल में अलग से शौचालय बनवा दिए, तो अब हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं रही। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधे एडमिशन्स हम गर्ल्स का होता है। आज हर खेल में हीरो मेडल्स हम घर लेकर आती है। आपने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में हम बात कर रहे हैं नव्य, दिव्य और भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 11वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 9.5 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 12 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक कुंभ की छटा कुछ अलग ही इस बार दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आज नगर निकायों का चुनाव है और उत्तराखंड में आज 100 नगर निकायों के लिए मतदान भी जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक ये चलने वाला है। कड़ी सुरक्षा यहाँ करी गई है ताकि मतदान सुचारू और शांति रूप से चलाया जा सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार मतदान के लिए पूरे राज्य में 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 30,29,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में कुल 5,405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, 79 नगर पालिका के लिए माफ कीजिएगा 89 नगर पालिका के लिए और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी और पार्षद और वार्ड सदस्य पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी निकायों में
IAS और PCS अफसरों को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है और 25 जनवरी को इसकी मतगणना होनी है। तो देहरादून से अब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में आज 100 नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। अवधेश नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, मतदाता वहां पहुंचना शुरू हो चुके होंगे, लेकिन आपसे उत्तराखंड के नगर निकायों के चुनाव के बारे में पूछा जाए तो इस समय कौन से वो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी रहे, और साथ ही साथ अगर मेजर पार्टियों की बात की जाए, इसके साथ साथ इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भावना, आपने सही कहा कि इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी अहम भूमिका है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, बड़ी संख्या में जो बागी होकर निर्दलीय जो है चुनावी मैदान में है और कहीं न कहीं जो है वो पार्टियों के समीकरण जो बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है कि पार्षद, क्योंकि बिल्कुल वार्ड लेवल पर टिकट बढ़ते हैं तो वहां पर ज्यादा निर्दलीय हैं जो मेयर और जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके मुकाबले। इस बार भावना, और अगर मुद्दों की बात करें तो क्षेत्रीय जो अपने मूलभूत मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और जो वार्ड में साफ सफाई, शहर में साफ सफाई, वो मुद्दे ज्यादा हावी हैं। तमाम, अभी हम सुबह जब यहाँ पोलिंग बूथ पर आए थे 7 बजे से, तो तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई और सब लोगों का अधिकतर यही कहना था कि जो विकास के मुद्दे हैं, जो शहर के विकास के मुद्दे हैं, उनको लेकर हम वोट कर रहे हैं। जो साफ सफाई का मुद्दा है, जो गली की सड़कों का मुद्दा है, जो सीवरेज की समस्या है, जो स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो उनकी समस्या है, तो वो तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं हम उनको लेकर वोट कर रहे हैं। और हमारी सोच है कि जो हमारा शहर हो वो सुंदर शहर हो, वहां पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उससे भी कई सारे लोगों से बात की तो शहरों में जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो लोग चाहते हैं कि जो आउटर रिंग रोड का निर्माण हो, शहर में जो ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिले, जो नशे, स्कूलों के बाहर जो नशे की तमाम दुकानें या तमाम कारोबार की बातें सुनने को आती हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस बार चुनाव में हावी रहे। तमाम मतदाता जो वोट कर रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। उनकी सबकी ये इच्छा है कि जो नई छोटी सरकार चुनकर आए वो शहर के विकास के लिए काम करे, वो मूलभूत समस्याओं को दूर करे, वो उन्हें एक स्वस्थ सुंदर शहर दे जिसमें जो है साथ ही जो ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, सड़कें साफ सुथरी हो, गली मोहल्ले की सड़कें साफ सुथरी हो, हर गली मोहल्ले में सीवरेज की समस्या जो है वो दूर हो जाए। तो तमाम स्थानीय मुद्दे भावना इस बार हावी है चुनाव में। इस बार अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो चुनाव आयुक्त ने का भी बयान हमने सुना कि बड़े अच्छे तरीके से इस बार जो भी मतदान केंद्र है उस पर सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है, साथ ही मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो उसके भी खासे इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल भावना, इस बार जो है सुरक्षा को लेकर खास उसका जो निर्वाचन विभाग खास उनका फोकस रहा है। 25,800 के आसपास जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों में बांटा गया है और जो है देर रात से जो पुलिस की चौकसी बूथों पर रही, सुबह से ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। तो सुरक्षा को लेकर खास, क्योंकि स्थानीय चुनाव कई बार छुटपुट घटनाएं तमाम मिल जाती हैं तमाम, तो जो पिछली बार जिन वार्डों से तमाम तरह की शिकायतें मिली हैं वहां पर विशेष इंतजाम किया गया है। तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। तो इन सब चीजों का किया गया और तमाम अगर हम देखें तो खास फोकस इस बार जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर है। 70 से ऊपर मतदान प्रतिशत का लक्ष्य लेकर इस बार जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की हुई है। क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों की बात करूं तो 2008 में लगभग 60% जो है मतदान हुआ था निकाय चुनाव का। 2013 में ये 60 से बढ़कर 61% तक पहुंच गया था। उसके साथ ही 2018 में ये लगभग 69.79 यानी लगभग 70% तक मतदान पहुंचा था। तो इस बार राज्य निर्वाचन का पूरी कोशिश है कि 70% से ऊपर मतदान पहुंचे, जिसको लेकर जन जागरूकता अवेयरनेस अभियान लगातार विभाग कोशिश लगातार की है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से प्रचार किया। तो तमाम तरह के तमाम तरह के कोशिशें पूरी निर्वाचन ने की है कि जो स्थानीय लेवल तक जो अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी छोटी सरकार को चुनने को लेकर घरों से बाहर आए। जी अवधेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी बात
बैठकों में यह भी स्पष्ट था कि वे संबंधों की नींव पर निर्माण करना चाहेंगे, एक ऐसी नींव जिसे बनाने में पहले ट्रंप प्रशासन ने भी बहुत योगदान दिया था। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहल की और हमने उन्हें कई मायनों में परिपक्व होते देखा है। Trump administration was keen to have India present at the inaugural itself, and they're clearly prioritizing the bilateral relationship. Secondly, I think in the meetings I had, it was also evident that they would like to build on the foundation of the relationship, a foundation which the first Trump administration also contributed a lot to building. President Trump and Prime Minister Modi at that time took a number of initiatives, and we have seen that mature in many ways. And the third impression was with regard to the Quad. Again, a very strong sense that the current administration would reciprocate our desire as well. वहीं बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने ट्रंप प्रशासन के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चर्चा की है। First question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. उधर पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत ने कभी भी व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि साल 2019 में इस संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएस सेनेट इंडिया के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर से वॉशिंगटन में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट भी साझा की। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय उच्च प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 24 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान भारतीय नेताओं का वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक का दौर भी जारी रहेगा और दुनिया भर की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की जा रही है। We will plan ahead as India first, always first. The diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that position which it deserves. And we will all work together going forward as one team. And we have had multiple discussions among ourselves how electronics manufacturing, GCC, whether it is one party in the center, another party at state, but we have pushed it to the absolutely without keeping any political considerations, and we'll keep doing that.
दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का ब्रांड मजबूत हुआ है, विश्व स्तर पर भारत का कद और विश्वसनीयता बढ़ी है। Again, the brand of India has been reinforced. Under Honorable Prime Minister's leadership, India is very strong, well recognized by global community, global investors and all countries. That is the message. This Davos is giving some, not agenda, some ideas for the global community. All ideas already we are implementing. So we have to reinforce our execution. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र में इतिहास रचते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की मीटिंग में राज्य के लिए कुल 54 MOU साइन करते हुए 15.70 लाख करोड़ रुपए के निवेश के दरवाजे खोले हैं। इन भारी भरकम रकम के निवेश से महाराष्ट्र में 15.95 लाख रोजगार का सृजन होगा। और आइए आगे बढ़ते हुए वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मेरे सहयोगी इस समय गौरव श्रीवास्तव मौजूद हैं तमाम हिंदी अखबारों के साथ। गौरव, सुप्रभात। अगर आज के राष्ट्रीय राजधानी से प्रकाशित हिंदी अखबारों की बात की जाए तो कौन सी वो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जिसे अखबारों ने मुख्यतः प्रकाशित किया है? गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग आप सभी को। साफ तौर पर देखें तो अखबार की सुर्खियों में बहुत कुछ खास है आपके लिए। तो आइए सबसे पहली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसरो की इसमें शानदार उपलब्धि भी देखी जा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर इसरो लगातार जो मानव रहित मिशन पर क्रू मॉडल जो है उसको इसरो ने यहाँ पर रवाना किया है और ये गगनयान के पहले मानव रहित मिशन पर ये क्रू मॉडल है जिसे रवाना किया गया है। काफ़ी समय से इसको हमने देखा था कि इस पर तैयारियां चल रही थी और ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम भी है और इसके एक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जो लगातार भारत का परचम बढ़ता जा रहा है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। कैसे? इसमें आपको बता दें कि गगनयान अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की क्षमता हासिल करने की दिशा में इसरो का ये पहला प्रयास है और इसरो गगनयान परियोजना के तहत मानवयुक्त चालक दल को रवाना करने से पहले अंतरिक्ष में एक मानव रहित मिशन भेजने की योजना बना रहा है। और इसको देखते हुए इसरो ने एक बयान में भी कहा है कि 21 जनवरी 2025 को इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष रवाना किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा ये साफ तौर पर नजर आएगा। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है कि H1B वीज़ा को लेकर जिस तरह की जो बातें थीं उस पर अब राहत के संकेत साफ तौर पर नई सरकार के अमेरिका में बनते ही नजर आ रहे हैं और ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं। किस तरह से दिए हैं आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। ट्रंप ने कहा है कि H1B वीज़ा नहीं रोक सकते क्योंकि हमें स्किल्ड वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है। और इस बारे में सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि मुझे H1B वीज़ा का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले दोनों पक्षों की दलीलें अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि काबिल लोग अमेरिका आएँ। और ये बात अमेरिका भी जानता है और पूरी दुनिया में इस बात का डंका है कि भारत के लोग कितने काबिल हैं और इसी वजह से भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में वहां पर जो क्वाड बैठक चली उसके बाद जो नई वहां पर सरकार बनी है उसके बाद सबसे पहले जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही पहली ये वार्ता हुई है और उसके बाद फिर आगे की जो रणनीति है और रूपरेखा है उस पर काम आगे जारी है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि गणतंत्र दिवस अब नजदीक आ रहा है, ऐसे में परेड का पूर्ण अभ्यास आज है और इसके अलावा भी जो तमाम एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है, क्योंकि रूट डाइवर्जन साफ तौर पर दिल्ली में देख सकते हैं। और दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जैसा कि हम जान रहे हैं कि वहां पर रिहर्सल शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे से ये रिहर्सल शुरू होगी और तमाम ऐसे रूट डाइवर्जन है जो वहां पर रखे गए हैं। किस तरह से ये भी हम आपको बता दें, पूर्ण अभ्यास के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध रहेंगी। लेकिन इसके अलावा उत्तरी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन उन्हें सलाह दी गई है कि वे संभावित देरी से बचने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने की खातिर अतिरिक्त समय लेकर चलें, क्योंकि काफी ट्रैफिक आज
उनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूट जो डाइवर्जन है उसके लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अलावा महाकुंभ की बात करते हैं। महाकुंभ में हमने देखा है कि लगातार वो अपनी जो रंग है और छटा है वो बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कल जब योगी कैबिनेट की वहां पर बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने वहां पर स्नान भी किया, तो साफ तौर पर आस्था की जो डुबकी लगाई है, उसके बाद जो तमाम अहम फैसले लिए गए हैं उसमें से एक फैसला कनेक्टिविटी को लेकर भी है कि कनेक्टिविटी किस तरह से अब बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर किया गया है। क्योंकि कैबिनेट की विशेष बैठक में दो बड़ी योजनाओं जैसे कि विंध्य एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के रूप में उसे स्वीकृति मिली है। और विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए शुरू होगा और प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर होगी। अभी तक मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में ही खत्म होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को अब विस्तार दिया गया है, जिससे लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। और ये सहूलियत कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं उसके बाद भी आने वाले समय में जैसा हम वहां पर देख रहे हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को ना हो, इसके लिए बड़े बड़े वहां पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आने वाले समय में इससे एक मजबूत, जो हम कह सकते हैं नींव के तौर पर आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। अगली खबर का रुख करें तो ये उनके लिए है जो ईवी संचालित लोगों के लिए, साफ तौर पर जो ईवी में भी अब अपनी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको बदल सकेंगे। कैसे? जैसे अगर आपके पास पेट्रोल है या डीजल वाहन है और आप ईवी में इसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी साफ तौर पर एक बड़ी रूपरेखा रखी गई है। कैसे कि अगर आप अपने पुराने डीजल पेट्रोल के वाहनों में ईवी में बदलना चाहते हैं तो अब ये आसान हो जाएगा, क्योंकि एक माध्यम श्रेणी की कार को 140 से 150 किलोमीटर रेंज की वाली ईवी में बदलने के लिए तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। और ये कैसे होगा? कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ईवी में बदलने के बाद न सिर्फ आपका वाहन प्रदूषण फ्री हो जाएगा, बल्कि उसे चलाने में भी जो प्रति किलोमीटर की लागत है वो भी 75 से 80% तक कम हो जाएगी। इसके लिए भी हमने देखा है कि जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार काम कर रहा है, तो नए नए वहाँ पर इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं और यही क्रिएटिविटी इनोवेशंस है जो लगातार हम देख रहे हैं कि एक नया पैरामीटर रखती हुई नजर आ रही है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर है उसको आगे लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये तमाम जो अखबारों की सुर्खियां उसमें से हम आपके लिए छाट कर लेकर आए हैं, ये तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो साफ तौर पर आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं उससे किस तरह से कायाकल्प हो रहा है और कैसे ये बदलाव की जो श्रेणी है वो और ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब सीधे अपनी सहयोगी भावना का ही रुख कर लेते हैं। भावना, ओवर टू यू। धन्यवाद गौरव, इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट दुनिया की खबरें। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर 1500 यानी कि 1500 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बताते हैं ये आदेश क्यों दिए हैं, क्योंकि मेक्सिको की सीमा से अवैध प्रवेश रोकने के लिए ट्रंप ने ये आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त सैनिकों में 509 सैनिकों के साथ साथ सेना के हेलीकॉप्टर, पायलट और खुफिया विश्लेषक शामिल होने वाले हैं। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग फिर भड़क गई है। आज तेज हवाओं के कारण तेजी से 8000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैल गई है, जिससे उसके आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है और अग्निशमन दल ने 19,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है।
और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए आप खबरें देख लेते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी को बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। यह कच्चे जूट के पिछले एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि 6% ज्यादा है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। डीपीआईआईटी और भारत के अग्रणी रोजगार एवं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना ने प्रतिभा खोज के लिए करार दिया है। इस साझेदारी से पंजीकृत स्टार्टअप्स को उच्च कुशल जनशक्ति से लैस किया जा सकेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकेंगे। ईपीएफओ ने नवंबर 2024 के दौरान लगभग 15 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार 18 से 25 आयु वर्ग में 4.81 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जबकि 2.40 लाख नई महिला सदस्य जुड़ी हैं। इससे पहले ईपीएफओ ने अक्टूबर 2024 महीने में लगभग 13 लाख सदस्य जोड़े थे। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड से मिले 133 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 12 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 34 गेंदों पर 79 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने 26, तिलक वर्मा ने 19 और हार्दिक पांड्या ने 3 रन बनाए। और आइए अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की, जिसका आज से लद्दाख में आगाज हो रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया लेह में नवांग डोरजे स्टोबदान स्पोर्ट्स में खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। 2020 में खेलों की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है कि लद्दाख इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। और कपकपाती सर्दियों के लिए जाने जाने वाला लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 23 से 27 फरवरी तक होगा, जिसमें आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो ये हमारे लद्दाख में हो रहा है और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया है पूरे साल, ताकि वो आइस पे हो या ड्राई लैंड हो। तो लास्ट टाइम हमने लद्दाख के लिए आइस इवेंट में हमारे टीम ने 13 मेडल्स लाए थे। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं एनडी स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रिंक में आयोजित किए जाएंगे। हम इस समय गोपुक लेक में हैं, लेह में, और यहाँ पर स्पीड स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। और आप देख सकते हैं कि ये गर्मियों में मतलब समर्स में ये एक लेक है। आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा यहाँ का। ये गर्मियों में ये लेक है और ये विंटर्स में एक स्पीड स्केटिंग वेन्यू बन जाता है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जो यहाँ कॉम्पिटिशन्स है, जो लास्ट ट्रैक कॉम्पिटिशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो लास्ट ट्रैक जो कॉम्पिटिशन है, एक शॉर्ट ट्रैक है, एक लास्ट ट्रैक है। तो लास्ट ट्रैक जो कॉम्पिटिशन होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में, वो यहाँ गोपुक लेक में खेले जाएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर लद्दाख के स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है, जो इन खेलों के साथ साथ लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को सामने रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, फिर भी हम सारे रिंग में पहुँच जाते हैं, यहाँ पे गुपुक में पहुँच जाते हैं। अभी तो आपने देखा है कि खेलो इंडिया की वजह से यहाँ पे लोकल्स नहीं आ पा रहे, उन्होंने बंद कर दिया। पर अभी कुछ दिन पहले तक ये पूरा भरा पड़ा होता था। तो इतने एक्साइटेड लोग होते हैं कि समर्स से ज्यादा, ऑटम से ज्यादा विंटर के लिए लोग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस 5 दिवसीय मंच पर देश के युवा खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का मौका तो मिलेगा ही, वहीं यह मंच भारत को खेल महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
तो ले से इस समय हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो रहा है। खेल मंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कितनी प्रतिस्पर्धाओं में ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ किन किन राज्यों से यहाँ इस बार एथलीट वहाँ पहुंचे हैं? बिल्कुल भावना, 428 एथलीट्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला लेग उसका हिस्सा होंगे। मैं आपको बता दूं 2 लेग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेले जाएंगे। जो पहला लेग है वो लद्दाख में है जो 23 से 27 होगा, 27 जनवरी, और जो दूसरा लेग है वो गुलमर्ग कश्मीर में खेला जाएगा जिसमें स्नो इवेंट्स होंगे, और जो लद्दाख जो फर्स्ट लेग है उसमें आइस इवेंट्स खेले जाएंगे। तो 428 एथलीट जैसा मैंने पहले कहा, और करीब 18 स्टेट्स और यूटीज हैं वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले लेग का हिस्सा होंगी। और 2 जो टीमें हैं, एक आर्मी की टीम है जो ITBP टीम है, वो इंस्टीट्यूशंस टीमें हैं। तो टोटल करीब 20 टीमें यहां पर हिस्सा लेंगी और 428 एथलीट्स इसका हिस्सा होंगे। और 2 गेम्स खेले जाएंगे, आइस स्केटिंग और आइस हॉकी खेली जाएगी। जो आइस स्केटिंग का वेन्यू है, जो हमने रिपोर्ट भी भेजी है, जो नेचुरल आइस होती है भावना, उसके ऊपर खेले जाएंगे। और यहां पर भावना अगर आप देख सकती है तो मेरे पीछे स्नोफॉल भी शुरू हो गई है और प्रिस्टिन ब्यूटी आप देख सकते हैं। और ले 12,000 ऑल्टीट्यूड पर है, अबव सी लेवल। और सबसे बड़ा चैलेंज जो यहां पर एथलीट्स के लिए होता है भावना, वो ये होता है कि जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वो इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन की है वो कमी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एथलीट्स के लिए। तो एक्लिमेटाइज करने के लिए बोला जाता है एथलीट्स को 2-3 दिन के लिए। लेकिन यही विंटर स्पोर्ट्स की ब्यूटी भी है। आइस हॉकी और स्केटिंग यहां पर खेले जाएंगे। और भावना अगर हम देखें एशियन विंटर गेम्स में जो भारत की जो अपॉर्चुनिटी है, जो भारत के खिलाड़ी हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं 2017 की बात करूं तो सिर्फ 3 स्केटर्स ने हिस्सा लिया था, अब 41 स्केटर्स हिस्सा ले रहे हैं जो फरवरी में खेले जाएंगे। तो ये दिखाता है कि जो भारत है विंटर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है और अभी काम करना बाकी है। लेकिन अच्छी बात है कि दिल्ली से, तेलंगाना से, हैदराबाद से गेम्स में आगे बढ़ रहा है और खिलाड़ियों का जोश भी इस समय हाई नजर आ रहा है। लेह का नजारा भी इस समय बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अभिषेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं मिजाज मौसम और जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा में सिर्फ इतना ही समय हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको दिखा देते हैं कुछ मनमोहक झलकियाँ, और ये मनमोहक झलकियाँ आ रही हैं महाकुंभ से। सीधा आपको लिए चलते हैं महाकुंभ की इन मनमोहक झलकियों में, जहां आप देख रहे हैं विदेशी श्रद्धालु इस समय बड़ी तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं और कैसे वो इस समय शिव भजन में मंत्रमुग्ध हैं। इसी के साथ कामना करते हैं कि आपका दिन यूं ही अच्छा रहे। अपने आराध्य को याद करिए और यूं ही लक्ष्य हासिल करें, और उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी कीजिए। इसी के साथ नया सवेरा में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।